नमस्कार दोस्तों। जन सुलभ पुस्तकालय पे आज लाइव हम करने जा रहे हैं और विषय है स्वप्नपाश। हमेशा हम मल्लिका पे बात करते हैं, आज हम बात करेंगे गुलनाज फरीबा पे। अर्पण जी, अगर आप हैं तो एक्नॉलेज करें। जब तक मित्र आते हैं तब तक हम इंतज़ार करते हैं। जी नमस्कार अर्पण जी, आपका मैसेज मुझे दिख गया, तो हम आरंभ करते हैं। तो हम अक्सर बहुत सारे उपन्यासों पे बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, लेकिन कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं अ, जिन पर हम एक अलग ढंग से जिन पर बात करने की आवश्यकता होती है। यूँ तो मैं लेखक हूँ, मुझे अपने उपन्यासों पे बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी पड़ती है, क्योंकि वो सीधे-सीधे समाज से जुड़ते हैं। ऐसे पात्र भी जो सीधे-सीधे समाज से जुड़ते हैं और समाज की कई बार आँखों में जो नींद है उन पात्रों को लेकर उनको उड़ाना होता है। तो गुलनाज़ फरीबा एक ऐसा ही पात्र है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे उपन्यास स्वप्नपाश की सिज़ोफ्रेनिक चित्रकार गुलनाज फरीबा। मुझे लगता है कि अभी और मित्र आ जाएं तब हम इसको शुरू करें। अर्पण जी, बहुत सारे ज़्यादा कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा ठहर के शुरू करते हैं। आप ये जानना चाहते थे कि हाशिमारा में ये उपन्यास लिखा गया, बिल्कुल। तो हम हाशिमारा की उस एकांत पे बात करेंगे जहाँ इस उपन्यास को मैंने रचा था। जी कमलेश जी नमस्कार। बस मैं मित्रों का इंतजार कर रही थी एक्चुअली। पहले मैं आईपैड से लाइव कर रही थी, लेकिन उसमें कैमरा का एंगल रोटेटेड नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने लैपटॉप लिया और उस पे हम कर रहे हैं, तो शायद इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा। तो अभी और मित्र आए तो मैं बात शुरू करूं। मैं हमेशा कहती हूँ कि रचनाकार को अपनी रचना पे बात करने की जगह अपनी रचना प्रक्रिया पे और पात्रों को उन्होंने कैसे गर्भ में लाए, पात्रों को कैसे जन्म दिया, उस पर बात करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे गुलनाज फरीबा की कि वो कैसे मेरे जहन में आई। तो इस पर हम पूरी किस्सा गोई है, तो उस पर हम बात करेंगे। जी बिल्कुल, शुरू करते हैं। दरअसल वो कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे थे, ऊपर उनको स्क्रॉल करना पड़ रहा था। कहने को मैं कह सकती हूँ कि मैं रचनाकार हूँ, क्या बोलूँ, अपनी रचना ही बोलेगी। लेकिन कुछ पात्र ऐसे होते हैं कि जिन पर लेखक को बार बार बोलना पड़ता है। इसलिए नहीं कि वो पात्र अमर हो जाए, इसलिए कि वैसे ही मिलते जुलते पात्र, वैसे ही जीवन हमें कई बार दिखाई देते हैं, ताकि ये समाज उन जीवनों को लेकर, उन असामान्य लोगों को लेकर थोड़ा सा सजग हो जाए। थैंक यू मंजू जी, नमस्कार सपना। अ, और भी लोग हैं, मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो मृगेंद्र सिंह देव जी नमस्कार। ललिता जी। जी, गुलनाज फरीबा उन पात्रों में से एक है जिसने, जो चित्रकार थी और सिजोफ्रेनिया की शिकार भी थी। उसका जीवन एक अपने आप से संघर्ष था। वैसे तो वो बहुत एक नर्तकी माँ की बेटी थी और एक थिएटर में काम करने वाले निर्देशक पिता की भी बेटी थी, लेकिन फिर भी उसके हिस्से में कुछ ऐसी चीजें आई थी कि उसके चलते उसका जीवन थोड़ा सा असामान्य था। तो अक्सर ये होता है कि हम जब ऐसी रचनाएं लिखते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि उन रचनाओं का मुकाम केवल पाठक का ज़हन हो, नहीं।
उन रचनाओं को पाठक के जहन से निकलकर समाज में आना होता है, क्योंकि सिजोफ्रेनिया ऐसा विषय है जिस पर भारतीय समाज अभी भी नींद से जागा नहीं है। अभी भी हम उन कुछ लोगों को जिनको अवास्तविक दिखाई देता है, हम उनको या तो भूत प्रेत का असर मान लेते हैं, या फिर हम उन लोगों को अक्सर एक ही कैटेगरी में बांध देते हैं, पागल। जबकि सिजोफ्रेनिक्स पागल नहीं होते, न ही मंद बुद्धि होते हैं, बल्कि अति तीव्र बुद्धि होते हैं, अति प्रतिभाशाली होते हैं। जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि सिजोफ्रेनिक वो लोग होते हैं कि उनका दिमाग इतना तेज चलता है, इतना तेज चलता है, उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि हाथ से जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग छूट जाए। लगभग वही स्थिति सिजोफ्रेनिया की होती है कि आपको बहुत सारी आवाजें सुनाई देती, बहुत सारी आकृतियां दिखाई देती, जरूरी नहीं हो मनुष्य आकृति हो, आपको फूल भी दिखाई दे सकता हो। मैं जब इसकी बहुत सारी केस स्टडीज पे काम कर रही थी, तो एक बहुत छोटी सी बच्ची अमेरिका में है, उसको 8 की आकृति दिखाई देती, क्योंकि वो स्कूल जाती होगी। 8 नंबर उसको दिखाई देता था, 8 नंबर उससे बातें करता था, 8 नंबर उसको डराता भी था, 8 नंबर उसको प्यार भी करता था। तो कुछ भी दिखाई दे सकता है, कोई भी कीड़े, गुलनाज फरीबा को तो बहुत सारे लोग दिखाई देते थे। इस उपन्यास में आप जानेंगे कि उसके अवास्तविक जीवन के जो चरित्र थे और वास्तविक जीवन के चरित्र थे। एक बार तो उसने एक अवास्तविक व्यक्ति से प्रेम किया, उसको लगा ये अवास्तविक है, लेकिन वो सामने वाला भी वास्तविक था, लेकिन वो भी, दोनों आपस में एक दूसरे को अवास्तविक समझ रहे थे। तो इस तरह की जो उपन्यास लिखे जाते हैं, उसके पीछे बहुत लंबी भूमिका होती है, बहुत लंबी भूमिका होती है। और इस उपन्यास को शुरू करने की बात मैं कहूं, तो इस उपन्यास की शुरुआत शिगाफ में ही हो गई थी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अपने दोस्तों से भी कहती हूँ कि मेरे सारे उपन्यासों की पूर्व पीठिका या कोई बीज पिछले उपन्यास में छिपा होता है। तो हुआ ये था कि मैंने शिगाफ में इयान बॉन्ड से अमिता को कहलवाया था कि औरतों के दिमाग में तो सिजोफ्रेनिया के कीटाणु होते हैं। और ये वाक्य मैंने लोका था अपने मित्र दंपत्ति की, जब वहम को लेके, शकों को लेके लड़ाई हुआ करती थी, तो उसका पति हमेशा कहा करता था, तेरे दिमाग में तो सिजोफ्रेनिया के कीटाणु हैं। हम सिजोफ्रेनिया को केवल वहम मान लेते हैं, उस वक्त मैंने भी ऐसा माना था। लेकिन जब इसको उपन्यास लिखने की बात आई, तो इस वहम को केवल मैं वहम नहीं मान सकी, ये वहम से बहुत आगे की चीज है। इसमें आपका दिमाग, जैसे कि हम कोई किताब हो ना जिसमें बहुत सारी मिस प्रिंट हो और वो एक ही अक्षर कई अक्षरों में बटा हुआ दिखाई दे, तो आपके दिमाग बहुत एक मिस प्रिंटेड किताब की तरह होता है जिसको आप ठीक से पढ़ ही नहीं सकते। तो उसके लिए आपको बहुत सारी सहानुभूति की जरूरत होती है, बहुत सारी दवाओं की जरूरत होती है। तो मैं इस उपन्यास की शुरुआत और अपनी मानसिकता की बात करूं, तो बहुत अजीब से दिन थे। अगर मैं बताऊं कि मैंने इसको क्यों लिखा, तो मेरी जिंदगी के बहुत अजीब से दिन थे। और महानगर का शोर, दिल्ली में हम पोस्टेड थे, मुझे बहुत परेशान किया करता था। मैं हर आहट पे उठ के बैठ जाती थी, क्योंकि हमारा घर अर्जन विहार जो था, बिल्कुल धौला कुआं की मेन रोड से लगा हुआ था, और इतना शोर आता था, कोई गाड़ी च्यूं करके रुकती थी और मेरी नींद खुल जाती थी। मैं कभी भी ऐसे शोर भरे शहरों में नहीं रही। मैं हमेशा एयरफोर्स स्टेशन ऐसे रहे जो शहरों से बहुत दूर होते थे, लेकिन दिल्ली में अर्जन विहार धौला कुआं पर है। तो वो ऐसे दिन थे कि हरदम जमीन पैरों के नीचे महसूस होती थी, जो होती थी मुझे, वो चौथी मंजिल पे जाके मुझे टिका दिया था। और मुझे वो जमीन मिलती ही नहीं थी। मैं चौथे मंजिल के माले चौथी मंजिल के उस फ्लैट में रहते रहते मुझे इतना अजीब लगता था, मुझे जमीन को छूने की चाहत होती थी। और उसी दौरान हुआ ये कि मेरी माँ को कैंसर हुआ। और वो एक अजीब सा दुख का समय था, और मैं अपनी माँ को कैंसर से लगातार जाते हुए देख रही थी। और जीवन में कुछ घटनाक्रम ऐसे गुजरे थे कि मैं फेसबुक पर कुछ लिखती थी और नीचे लिख देती थी, एक सिजोफ्रेनिक की डायरी।
क्योंकि मन में इतनी उथल-पुथल थी। अ, और लोग सोचते थे कि मैं कोई उपन्यास लिख रही हूँ एक सिज़ोफ्रेनिक की डायरी नाम से। तो ये उन्हीं दिनों की बात है। अक्सर ये होता था कि लोग पूछते थे, मैं अपने आत्मसंघर्षों में व्यस्त थी और लोग मुझसे पूछते थे कि कौन सा उपन्यास लिख रही हो। मैंने कहा मैं एक सिजोफ्रेनिक की डायरी लिख रही हूँ। मैं उन प्रलापों को फेसबुक पे डालती थी और नीचे लिखती थी एक सिजोफ्रेनिक की डायरी। और सब सोच रहे थे कि मैं किसी अनूठे उपन्यास पे काम कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने आत्मसंघर्षों में डूबी हुई थी। मैं अपने आप से कहीं लड़ रही थी। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। ये केवल एक नर्वस ब्रेकडाउन था जो माँ के जाने को लेके था। हम मिडिल एज क्राइसिस जिसको कहते हैं ना, कि बच्चे बड़े जाते हैं और आपकी गोद से निकलकर अपनी जिंदगी जीने लगते हैं, और उधर माता पिता भी जाने लगते हैं। तो आप अपने जीवन में एकदम से एक बहुत सारी क्राइसिस से घिर जाते हैं। तो मुझे आज मैं सोचूं तो वो मिडिल एज क्राइसिस थी। लेकिन सब ये सोच रहे थे कि मैं एक सिजोफ्रेनिक की डायरी नाम के किसी उपन्यास पे काम कर रही हूँ, जबकि मैं एक यंत्रणा से गुजर रही थी। लेकिन मेरी राहत कि अंशु की पोस्टिंग हाशिमारा हो गई। जमीन, जंगल, नदी मुझे वापस मिल गए और मेरी मनस्थिति ठीक होने लगी। जितना यहाँ शोर था, उतना वहां पर बिल्कुल कि एक पत्ती भी गिरती थी तो उसकी आवाज आती थी। दूर कहीं ट्रेन गुजरती थी तो हाथियों की चिंघाड़ने की और वो ट्रेन का ट्रैक पार करने की भी आवाज आया करती थी। और मैं मगन हो गई थी। मैं भूल जाना चाहती थी। मैं लिखना भी नहीं चाहती थी। मैं हाशिमारा जाके मैं सच में बताऊं, मैं लिखना भी नहीं चाह रही थी। और मैं उस जंगल में बिल्कुल खो के मजे कर रही थी। केवल एक खोल बचा हुआ था लिखने का कि हाँ लेखक है। लेकिन एक दिन मुझे खोजते हुए मेरे एक दोस्त हैं, लेखक हैं, उन्होंने मुझे फोन किया, क्या कर रही हो, क्या लिख रही हो? तो मैंने उनको कहा मैं तो बस मस्ती कर रही हूँ जंगल में। तो उस उन्होंने कहा कि 1 साल हो गया मस्ती करते हुए, अब कुछ लिखा लिखा जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए तुमने कुछ लिखा नहीं, अब पकड़ लो कलम। तो ऐसी कटु हिदायत देने वाले हिंदी में दोस्त बहुत कम है। लेकिन वो हिदायत भी नहीं लिखवा सकी कुछ मुझसे। लेकिन अंशु के एक कलीग हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीक्षित। उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या लिख रहे हो? तो मैंने उनसे ऐसे ही झूठ बोला कि एक नॉवेल लिख रही हूँ, एक सिजोफ्रेनिक की डायरी। ये सरासर झूठ था। लेकिन उन्होंने पूछा अरे वाह क्या प्लॉट है? तो मैंने ऐसे बोला एक फीमेल पेंटर है जो कला की दुनिया में है और अपनी छवियों से संघर्ष कर रही है, जो उसको अवास्तविक छवियां दिखाई देती हैं, वो उनसे संघर्ष करिए। हाय लक्ष्मी। हाय लक्ष्मी। नमस्कार आनंद जी। तो मैंने उनको ऐसे ही झूठ बोला कि मैं तो एक ऐसे उपन्यास पे काम कर रही हूँ जिसमें एक फीमेल पेंटर है और जिसको बहुत तरह की छवियां दिखाई देती हैं, और वो अपने खिलाफ किसी काल्पनिक षड्यंत्र से परेशान है। और वो मुझसे कहीं उत्साहित हो गए। अगले ही संडे मेरी टेबल पर केस स्टडीज थी। सिजोफ्रेनिया पे केस स्टडीज थी। एक पूरी की पूरी एक मोटी किताब थी, जिसको मैंने थोड़ा पढ़ा, थोड़ा ऐसे ही पलट दिया। तो वो मुझसे हर दिन पूछने लगे, आगे बढ़ा नॉवल, आगे बढ़ा नॉवल। तो हालांकि वो एयरफोर्स ऑफिसर थे, डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बार बार पूछना शुरू कर दिया, आगे बढ़ा नॉवल। अब मैं सामग्री पढ़ रही थी और रचनात्मक होने की जगह मैं सल्क होने लगी कि यार ये क्या है, सिजोफ्रेनिया होना कितना मुश्किल होता है, कि आप कोई आकृतियां देख रहे हो। उन्होंने कई ऐसी घटनाएं बताई जिनमें 3 लोग बात कर रहे हैं और तीसरा तो है ही नहीं, और दूसरा भी नहीं है, वो अकेला आदमी 2 लोगों से बात कर रहा है। तो मैं तो और सल्क हो गई कि ये कौन सी बीमारी है। लेकिन इसी दबाव ने मुझसे कलम उठवाई। मैंने वही घटनाक्रम उठाया जो उनसे बोला था। केस स्टडीज में एक मुझे पात्र मिली जिसको काल्पनिक बलात्कारों का भय रहता था। उसको ये लगता था मुझे, मेरे साथ उसने बलात्कार किया, और वो उन काल्पनिक बलात्कारों को महसूस करती थी। वो कोई एक ग्रामीण भारतीय लड़की थी। लेकिन कलाकार को मुझे लेना था, तो इधर आके गुलनाज फरीबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे सम्मोहन के एक सुरंग में लेके चली गई। वह लिखवाती रही, मैं लिखती रही, उसी सन्नाटे में, उसी सुई पटक सन्नाटा हाशिमारा का।
वही रात को तेंदुए की आवाज, वही रात को बहुत अजीबोगरीब साएं साएं, वही रात को पक्षियों के चिल्लाने की आवाज, बहुत अजीबोगरीब आवाजों, और उस जंगल, और टीन की छतों पे लगातार गिरती हुई बारिश के साथ मैंने गुलनाज फरीबा, क्योंकि मेरे दोस्त में जानते हैं कि मैं दिन में नहीं लिखती हूँ, मैं हमेशा रात को 9-10 बजे के बाद बैठती हूँ, लिखना शुरू करती हूँ और देर रात तक लिखती हूँ। तो उस रात के उस सन्नाटे में मैं लिखती रही, जब सर उठाया तो पहला ड्राफ्ट लिखा जा चुका था। और एक शाम टीन की छत पर बरसती बरसात के शोर में, क्योंकि वहाँ मैं और अंशु ही रह रहे थे, हम बच्चे तो दिल्ली में रह रहे थे, तो टीन पे बरसती हुई बरसात थी और हम अपने कमरे में बैठे थे, और अंशु और जो हमारे डॉक्टर मित्र थे, डॉक्टर दीक्षित, उनके सामने इस उपन्यास की रीडिंग हुई। वो दोनों इतने उत्साहित थे और मैं असमंजस में थी कि मैं इस साइकोसिस जैसी बीमारी के विषय में क्या मैं ठीक से लिख पाई हूँ। मुझे इतना घना संशय था कि क्या मैं लिख सकी इसको। मैं जानती ही क्या हूँ, मेरे पैरों के नीचे कौन सी जमीन थी जिसने इसको मेरे से लिखवा लिया। तभी सुशील जी, सुशील सिद्धार्थ जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनका फोन आया कि वो उपन्यास में किताब घर को दूं और वहाँ एक प्रतियोगिता होनी, उसके लिए शामिल हूँ। उन्होंने मेरे से पहला अनगर ड्राफ्ट ही मांग लिया और मैंने वो भेज भी दिया, और मैं दूसरे ड्राफ्ट पे काम करने लगी। और मेरे पर जब तक दबाव नहीं होता है ना प्रकाशक का, तो मैं ठीक से काम नहीं करती हूँ। मेरे को डेट अगर वहाँ सामने टंगी हो तो फिर मैं लगातार काम करके उस उपन्यास को पूरा करके देती हूँ, क्योंकि फिर सत्यव्रत जी का फोन आने लगा कि भाई उपन्यास दे दीजिए। तो मैंने अपने आगे एक शर्त रखी थी, क्योंकि जब भी हम ऐसे विषय पे उपन्यास लिखते हैं तो जी नंद जी, बिल्कुल मंजू जी, मैं आगे बताती हूँ कि मुझे कैसी यंत्रणाओं से गुजरने गुजरने पड़ा। तो मैंने अपने आगे स्वप्न पाश पे उपन्यास लिखने की एक ही शर्त रखी, क्योंकि आप उस शर्त के बिना नहीं लिख सकते। ऐसी शर्त, ये मुझे लगता है कि हर संभावित लेखक को अपने आगे एक शर्त रखनी चाहिए कि अगर मैं सिजोफ्रेनिया जैसे विषय पे कोई उपन्यास पढ़ना चाहूंगी तो वो कैसा होगा। वो जैसा होगा जैसी मेरी कल्पना है, तो कम से कम उसके जितना 70% तो हो। मैं नहीं सोचती कि मैंने अपने उस जो उपन्यास के लिए मैंने अपनी एक आइडियल इमेज उस उपन्यास की रखी थी, उस पे मैं खरी उतरी हूँ, लेकिन 70% भी करना मुझे लगता है कि काफी था। तो मैंने उस उपन्यास को सामने रखा कि मेरी कल्पना का सिजोफ्रेनिया पे उपन्यास कैसा होने चाहिए, और अगर उस कल्पना पे मैं 70% भी खरी उतरती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक उपन्यास लिख लिया है। तो बिल्कुल मंजू जी, यंत्रणा तो थी। जब आप देखते हैं कि लगातार गुलनाज फरीबा अपने बाल यौन शोषण की तो उसके साथ हुआ था, और जिस अकेलेपन से गुजर रही है, जिस तरह की चीजें उसको मुनक्यो दिखाई देती थी, एक छोटी लड़की, उसको अजीबो गरीब चीजें दिखाई देती थी, तो उन चीजों को लिखना, और उन उस लिखे हुए से आप जब सर उठाते थे या उन केस स्टडीज में से कुछ चीजें लेके आप उस उपन्यास में डालते थे, तो यंत्रणा तो बहुत होती थी। कई बार आप है ना, जब आप पात्र के अंदर उतरते हैं, तो कई बार आपको लगता है, कई बार मुझे ये लगता था कि अचानक कहीं मुझे आवाजें तो नहीं सुनाई देने पड़ने लगेंगी जब तक मैं ये उपन्यास खत्म करूंगी। तो एक अजीब किस्म के भय था, क्योंकि बहुत रपटीला रास्ता होता है, दिमागी बीमारियों का रास्ता बहुत रपटीला होता है। आप कब किस केमिकल के चलते, आपके कब किस एंजाइटी के चलते किस बीमारी के रास्ते पे रपट जाएं, कुछ आप कह नहीं सकते। तो थोड़ा सा भय था, थोड़े डिप्रेशन था, लेकिन सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था। मेरे साथ अंशु थे, वो हमेशा मेरे साथ जगे भी रहते थे, और कई बार मतलब मैं उनको जगा भी लेती थी कि मुझे अजीब लग रहा है। तो लेकिन वो आशिमारा का बहुत सुखद प्रवास था जिसमें मैंने स्वप्न पाश लिख लिया। अ, आगे मैं ये हाँ, हाँ, आगे मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस उपन्यास को मैंने इति से आरंभ किया है, इति से आरंभ करके, और उसके आगे भूमिका में लिखा है। और गुलनाज फरीबा मेरे साथ इतना रही कि एक पॉइंट पे आके मुझे लगा कि कहीं मैं उस पतली लाइन के पार ना फिसल जाऊं,
कि गुलनाज फरीबा मेरे ही साथ रहने लगे, जैसे गुलनाज फरीबा के साथ में आर्टिमिजिया रहती थी। और जैसे कि गुलनाज फरीबा के साथ वो कीट रहते थे, गुबरेले, और अजीब अजीब कीड़े रहते थे, और आर्टिमिजिया रहती थी। पेंटर शुजा ने उसको उसने अपनी कल्पनाओं में देखा। हालांकि इन सब चीजों ने उस आर्टिमिजिया को बहुत सहायता की इस बात में कि वो अपना चित्रकार बन सके। अगर हम बात करें साल्वाडोर डाली की, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मानसिक विकलन के शिकार थे। अगर हम बात करें वॉन गॉग की, तो वो भी एक मानसिक विकलन के शिकार थे। तो साइकोसिस ऐसी बीमारी है जो आपको कलाकार भी बना देती है। तो मैं इसका आरंभ अपनी भूमिका से करूंगी, और फिर हम इस उपन्यास का रीडिंग करेंगे। अ, सब प्रस्तावना पहले लिखते हैं, लेकिन मैं प्रस्तावना उपन्यास के बाद लिख रही हूँ, क्योंकि ये प्रस्तावना उपन्यास को नहीं, इस समाज के उन 1% लोगों के जीवन को केंद्र में लिखी रख कर लिखी जा रही है, जो सिजोफ्रेनिया के साथ अकेले रहते हैं। उन्हें अपने साथ लेकर आप चले, तो मेरा फरीबा गुलनाज या गुल्सकी यानी अग्निकुंड को समर्पित भवानी को रचना सार्थक हो जाएगा। कहते हैं लेखन, अभिनय भी सामाजिक तौर पर स्वीकृत सिजोफ्रेनिया है। शिगाफ लिखते हुए पहली बार मेरे पैन से निकला था ये शब्द। और हम लेखक जिन दिनों अपने पात्रों को ढो रहे होते हैं भीतर, पात्र जो आपकी लेखनी का अनुशासन नहीं मानते, छूट लेकर कहीं और मुड़ जाते हैं। यकीन मानिए, हम सिर्फ एक ट्रेलर जी रहे होते हैं सिजोफ्रेनिया का। जब भी हम अपने पात्रों से उलझते हैं, तो वो भी जी राहुल जी, जी राहुल जी, असामान्य मनोविज्ञान पढ़ने के सच में खतरे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं संतुलन बना के रखें, और आपका लेखन और उसके बीच में अगर आप बाहर भी निकले, जंगलों से मिले, तो शायद मुझे लगता है वो सामान्य आप हो जाते हैं। तो इस भूमिका में मैंने आगे लिखा कि जब आप लिख रहे होते हैं और अपने पात्रों से मुठभेड़ कर रहे होते हैं, तो यकीन मानिए वो भी एक छोटा मोटा ट्रेलर है सिजोफ्रेनिया का। लेकिन माफ कीजिए, ये सिर्फ एक जुमला है। यह तुलना बहुत सरल कर देगी इस मानसिक बीमारी को। इसका डिप्रेशन और हादसों से कोई लेना देना नहीं है। सिजोफ्रेनिया आप अपने मस्तिष्क की बनावट में, अपने आनुवंशिकी में लेकर पैदा होते हैं। इसके स्तरों की और अन्य मानसिक व्याधियों के से मिश्रित इसके कई मिश्रण भी होते हैं। तो उससे जो विखंडित व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व को समझना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हर सिजोफ्रेनिक दूसरे सिजोफ्रेनिक से पूरी तरह अलग होता है। भ्रम विभ्रम की दुनिया में हमेशा रहना, वास्तविक और अवास्तविक के अंतर को जाने बिना जीना क्या आसान होता होगा। वैसे तो हर स्वस्थ व्यक्ति भी अपने अंतस की बनी बनाई दुनिया का मौलिक वाशिंदा होता है। हर व्यक्ति दूसरे के अंतस का पता बिल्कुल नहीं जानता, और अक्सर हम छवियों में जिया करते हैं। स्वयं को नहीं जीते, हम अपनी छवियों को जीते हैं। छवि यानी समाज में स्वीकृत आपकी इमेज। क्या है ये इमेज? क्यों संसार आक्रांत रहता है छवि के बनने और बिगड़ने से? क्यों रखता है इंसान जेब में आईने? इमेज का इस्तेमाल कभी भी निज के लिए नहीं होता। अपने निजता के हमाम में तो सब नंगे हैं। छवि का होना दूसरों के लिए, दूसरों के बीच और दूसरों के समक्ष। इस इमेज के अदृश्य धागे में हमें कठपुतली समान अपने आप को व्यवहृत करना होता है। दूसरों को हम कैसे दिखते हैं, इसी प्रयास में हम ओढ़ते हैं न जाने कितनी कितनी इमेज, और हास्यास्पद हो जाते हैं। हम भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं, इसके लिए हम मुखौटे पहनकर चलते हैं। एक चूक के साथ नील के ड्रम में गिर गए रंगे सियार बन जाते हैं। हम कभी विचारधारा की धार में बहते बगुले की चालाकी का शिकार होकर अधखाई मछलियां बन जाते हैं। कभी हम पाले बदलते हैं, और हम सोचते हैं हम अपनी छवि का दुशाला खूब महीन बुन रहे हैं। कहीं हम भी तो सिजोफ्रेनिक नहीं? सिजोफ्रेनिक भी अवास्तविक दुनिया में जीते हैं, और मैं ये उपन्यास लिखते हुए सोच रही थी कि जो मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, वास्तविकता को कितना हल्के में लेते हैं। विरोधाभास तो देखिए कि सारी दुनिया सोचती है
कितनी आभासी है वास्तविकता, और सिजोफ्रेनिक लोग सोचते हैं कितना आभासी है वास्तविक। तो ये तो भूमिका थी, और अब मैं इसके आरंभ में जाऊंगी। मैंने इस उपन्यास को उल्टा शुरू किया। मैंने इसमें इति से शुरू करके, और गुलनाज फरीबा का जो परिचय है वो भी मैंने अंत में दिया है। अ, तो इसको मैं, अगर आप लोग रुचि लें तो इस उपन्यास के अंश में पढ़ना चाहूंगी। मुझे कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये दरअसल सिजोफ्रेनिक की डायरी ही की तरह इसको लिखा गया है। आरंभ में थोड़ी सी भूमिका है। मुझे डाक से मिली इस लंबी नोटबुक पर चिपकी हुई चिट पर यही लिखा मिला। मैं जानता था कि यह गुलनाज फरीबा की डायरी है। डायरी में हस्तलिपि थी तो पढ़ने योग्य, लेकिन दूर से देखने पर अक्षर मरी हुई चींटियों जैसे दिखाई देते थे। यह कहीं अंग्रेजी में थी, तो कहीं रोमन हिंदी में, तो कहीं अशुद्धियों वाली देवनागरी में भी थी। बल्कि कहीं कहीं तो शब्द थे ही नहीं। समझने के लिए वाक्यों के बीच बीच में चित्र बने हुए थे। कहीं कहीं तो पूरे पेज पे चित्रमाला ही थी, जैसे कि कॉमिक स्ट्रिप होती है अखबारों में। कहीं नग्न भैरवियों के, गुबरैलों के, भूतों के बोलते हुए चित्र थे, तो कहीं यौनांगों के भी चित्र थे। अंतों के पन्नों पर 3-4 प्रिंट निकाले हुए चित्र चिपके थे, जिनके नीचे लिखा था, आर्टेमीजिया सेल्फ पोर्ट्रेट, सुजेन एंड एडल्ट द रेप ट्रायल। इस डायरी को समझना किसी रहस्य को खोलने से कम न था। मैंने कुछ कोशिश की है इस डायरी को डिकोड करने की, डॉक्टर मृदुल। अब ये डायरी आरंभ होती है। गुलनाज फरीबा लिखती हैं, मुझे कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। मुझे मेरे डॉक्टर थेरेपिस्ट ने इसरार किया है कि मैं हर बात लिखूं, अपना माजी, रोजमर्रा के अपने वहम और वहशतें, मेनियाज और फोबियाज। यह लिखना मेरे फायदे में ही नहीं, बल्कि वो कहते हैं ऐसे दस्तावेज और रोजनामचे मेरे जैसों को समझने, मेरे जैसों को समझाने के लिए बहुत जरूरी हैं। मेरे जैसे लिखे मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसी डायरियां लिख रहे हैं। दुनिया जमाने में दस्तावेज ऐसा होने का, ऐसा यानी सिजोफ्रेनिक, कुछ ब्लॉग पर, कुछ फिल्म बनाकर, वैसे मेरा माध्यम चित्र है, जिनमें मैं खुद को रोज पेश करती हूँ। लेकिन मेरे थेरेपिस्ट ने कहा है कि मैं ये दस्तावेज लिखूं, परंतु मेरे मन में डर है कि तरतीबी मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। बेतरतीबी मेरा अवगुण नहीं है, यह मेरी बनावट में शामिल है। मैं 10 बातें एक साथ सोचती हूँ, 10 चीजें एक साथ करना चाहती हूँ, और कोई निर्णय या किसी काम की शुरुआत को लेकर एक पल में ही उसके 10 परिणाम भी सोच लेती हूँ, जिससे 10 आशंकाएं जागती हैं। अवरोध प्रस्तुत करने वाले 10 चेहरे भी जागते हैं। मन में एक नकारात्मक परिदृश्य उभर जाता है, यह सोचकर न तो मैं वो काम करती हूँ और न ही मैं घर से निकल पाती हूँ, जबकि ऐसा मैं शिद्दत से करना चाह रही होती हूँ। खैर, बहुत जिद के बाद आज मैं बैठी हूँ शुरू से लिखने के लिए। मुझ पर आक्रमण कर दिया है जिंदगी में बीते सारे पलों ने, उन पंख वाली चींटियों जैसे पलों ने, जो मौसम की पहली बारिश में पंख लगाकर उड़ते हैं। हुजूम के हुजूम, रोशनियों के आसपास उन्हें पता होता है कि वे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने वाले, उनको मरना ही होता है। तो भी वो एक त्वरित संभोग की इच्छा लिए उड़ते हैं, और आखिर में टूटे हुए पंखों के ढेर में शुमार हो जाते हैं। मेरे जीवन के सारे पल यूं ही मेरी मन की जमीन से उठे हैं, अपने पारदर्शी पंखों के साथ। पता नहीं कितनों को शामिल करेगा मेरा ये पेन और ये नोटबुक, और कितना मुश्किल है इन फड़फड़ाते किलबिलाते पलों को पन्नों पर उतारना। बेशक बहुत कुछ छूटेगा, किसी सिलसिलेवार की उम्मीद मत करना मुझसे। बेतरतीबी ही प्रमुख रहेगी। मैं कोई अफसाना निगार नहीं हूं, सो अपनी अजीबो गरीब आपबीती को किसी खूबसूरत वाक्य से शुरू करूं। यदि मैं ऐसा करने बैठी तो पहले वाक्य पे ही अटक जाऊंगी। मैं चित्रों से भी काम ले सकती हूँ, जैसा कि मैं बचपन में मम्मी को समझाने के लिए चित्रों से काम लिया करती थी। थैंक यू गीता।
मैं ये बहुत खूबसूरत कवर और लंबे लंबे खाली लाइनदार पन्नों की नोटबुक पर लिखना शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे इनवाइट करता है। आओ मुझे लिखो। मैं होश आने तक अपने बचपन से लिख पाती तो तारीखवार डायरी लिखती, पर ऐसा कोई ख्याल कभी जीवन में आया ही नहीं। मैं चित्रों में ज्यादा खुद को कह सकी, इसलिए यह कोई डायरी नहीं है, महज दस्तावेज है मेरे जैसों के जीवन का। मैं अब यह नहीं मानती कि मैं बीमार हूँ, हाँ अलग हूँ। मेरा लिखा शायद काम आ सके कहीं किसी रिसर्च में, शायद किसी मेरे जैसे फ्रीक के लिए इसमें से जीवन को सरल बनाने के कोई सूत्र निकल आए। इन हुजूमों में उड़ते हुए पलों को सुबह तो पंखों के ढेर में बदलने से पहले मुझे पकड़ लेने दीजिए। ये बस मेरी चीखें और कराहें हैं। हो सकता है मैं मामूली सी बेकार चीजों को बहुत विस्तार दे दूं और बहुत जरूरी चीजों को या तो छोड़ दूं या फिर एक लाइन में निपटा दूं। मैं ऐसी ही हूं। अजीब, मेरी चचेरी बहन शिफा बचपन से यही शिकायत करती आई है कि गुल्सकी, मातम में भी तुम कई बार मुस्कुराती रह जाती हो। डांट पड़ती है तुम्हारे चेहरे पे जो ये सुकून छाया रहता है मातम के दिनों में भी। और देखो, तुम सुकून के दिनों दिनों में, सुकून के पलों में इतनी दर्दनाक एक्सप्रेशन देती हो और खुशखबरियां ऐसे सपाट चेहरे से सुनती हो कि गुड न्यूज देने का ही मजा जाता रहता है। थैंक यू गीता। जन्म से कथा शुरू करूं? हाँ। मेरे जन्म से पहले मेरी माँ अस्थिर मानसिकता में थी कि वो अपने कैरियर के लिए जाएं या बच्चे के लिए। वो मुझे दुनिया में नहीं लाना चाहती थी। जब उन्हें पहली बार पीरियड मिस किए तो उन्होंने कई गर्भ निरोधक गोलियां एक साथ खा ली। लेकिन मैं तभी की फ्रीक और जिद्दी दुनिया में आकर ही मानी। वो भी कम जिद्दी ना थी। उन्होंने छठे महीने तक नाचना नहीं छोड़ा, बल्कि उस साल के ओलंपिक्स में वो शामिल हुई अपनी नई कोरियोग्राफी के साथ। बाद में उनको डर लगा कि उनका बच्चा शारीरिक तौर पर एबनॉर्मल हुआ तो इसलिए उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रात को 12:20 पर मेरे जन्म के तुरंत बाद मेरे हाथ पैर देखे। वे खूब मजबूत और सधे हुए थे, बल्कि मैंने उन हाथ पैरों से बहुत जल्दी चलना और चीजें पकड़ना शुरू कर दिया था। मैं नाना के घर के समंदर के किनारे की नमकीन हवाओं में पैदा हुई थी। मेरी मम्मी कहती है कि उन्होंने पानी की जगह नारियल पानी ही पिया था, सो मेरी आंखें बड़ी और चमकीली काली हैं और घने लंबे बाल हैं, लंबे लंबे हाथ और लंबी लंबी पतली कलाकाराना उंगलियां हैं। त्वचा मेरी रंग बदलती थी मौसमों के साथ, कभी गेहुआ तो कभी जैतूनी तो कभी आग में तपा तपा तांबई। मेरे चौड़े मजबूत कंधे थे और काठी एकदम सतर पापा की तरह, चेहरा लंबोतरा। यह मैं अक्सर कहना चाहती हूँ कि वह बात अलग है कि मैं कह नहीं पाती अपने बचपन के लिए कि मैं शुक्रगुजार हूँ उन दो असाधारण कलाकारों की जिनकी मैं संतान हूँ, जिन्होंने मुझे स्कूल किताब और होमवर्क की तरफ नहीं धकेला और मैं आम बच्चों के बनस्पत कुछ देर से ही स्कूल गई, वो भी ऐसे स्कूल जहां आप मनपसंद विषय चुन सकते हैं। ये तो आर्टिमीजिया का बचपन का दृश्य था। क्योंकि मेरे को अर्पण ने बोला है कि हम बहुत लंबा भी बोल सकते हैं, तो मैं इस विषय पे इस कवर के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये जो कवर है, इस ये कवर इस उपन्यास को लिखे जाने के पहले ही, मतलब जब मैं डेस्क पे बैठी उसके पहले ही ये कवर मुझे मिल गया था। मैं एक बार ऐसे सिजोफ्रेनिक पेंटर्स की तलाश कर रही थी तो मुझे एक ग्रुप डेनिश आर्टिस्ट का मिला। उसमें एक महिला ने ये पेंटिंग बना रखी थी अपनी अपनी वेबसाइट पे। तो मैंने उनको ईमेल किया, क्या मैं ये चित्र ले सकती हूँ आपके नाम के साथ? तो उसने मुझे ये चित्र लेने की इजाजत दी और कहा, नाम नहीं, केवल इस चित्र को तुम ले लो। और वो सिजोफ्रेनिक नहीं थी, उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था। तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर की शिकार थी, है। और बल्कि मुझसे युवा अमेचर पेंटर, उन्होंने, डेनिश है, उन्होंने ये मेरे को दिया और कहा नहीं, यह चित्र केवल तुम्हारे लिए है, इसको तुम इस्तेमाल कर सकती हो। तो ये चित्र बहुत सारी चीजें, पूरी की पूरी मनोदशा को, बाइपोलर्स की, सिजोफ्रेनिक्स की,
ऐसी बहुत सारी व्याधियों में जो हम अपनी बहुत सारे अंतस की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उस लड़ाई का पूरा चित्रण इसमें है। तो ये तब तब मतलब लिखे जाने से पहले ये मुझे मिल गया, तो इसके लिखने में विस्तार आया। तब मैं और ज्यादा समझ सकी कि कोई पेंटर अपनी मानसिक व्याधियों के साथ में कैसे चित्र रचता है। तो ये चीज मेरे सामने और भी अधिक ओपन होकर आई, क्योंकि ये कवर मुझे और उस डेनिश पेंटर से थोड़ा सा मेरा कम्युनिकेशन हुआ था। उम, अब मैं इसका तीसरा हिस्सा पढ़ना चाहूंगी, जो आर्टिमीजिया को लेकर है। तो आर्टिमीजिया भी मुझे संजोग से मिली, क्योंकि मैं रेप ट्रायल के बारे में पढ़ रही थी। तो रेप ट्रायल्स कैसे होते हैं, एक पेंटर का रेप ट्रायल हुआ है, तो कैसे होता होगा, कैसे कोर्ट में। तो मैंने रेप ट्रायल डाला, 17वीं सदी की आर्टिमीजिया सामने आ गई। आर्टिमीजिया जिसका रेप हुआ था, ट्रायल उसका होना चाहिए था। ताशी जो फ्रेस्को पेंटिंग बनाता था, बहुत बड़ा पेंटर है, आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे ताशी भी मिलेंगे, आर्टेमिसिया भी मिलेंगी। तो जब ताशी का ट्रायल होना चाहिए था, लेकिन वो संसार ऐसा था, वो जमाना ऐसा था, 17वीं सदी का, सदी का, कि ट्रायल हुआ जिसका रेप हुआ है उसका। तो आर्टेमिजिया ने उस क्रोध में जो बिब्लियोग्राफिक पेंटिंग्स बनाई हैं, उसमें उसने हमेशा स्त्रियों के हाथों या तो पुरुषों के हत्याएं बताई हैं। जैसे एक किसी सैनिक, एक कोई बर्बर सैनिक की दो नौकरानियों ने मिलके कैसे हत्या की, उसका दृश्य वो बनाती हैं, बिब्लियोग्राफिक है वो भी। और एक दृश्य वो बनाती हैं आर्टेमिजिया, जिसमें हमाम के किनारे एक किशोरी ऐसे सहम के बैठी है, और दो बूढ़े उसको छूने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो आज हमारे समाज में हो रहा है, ये बहुत सदियों से होता आ रहा है, और ये रुक ही नहीं रहा। क्या इसको न रुकने के पीछे क्या पितृसत्तात्मक चीजें काम करती हैं। ऐसे में आर्टिमीजिया ने उस जमाने में ऐसी पेंटिंग बनाई जो उन स्त्रियों का दर्द उभारती थी। लोग उनसे पेंटिंग खरीद लेते थे, लेकिन कभी भी उन्हें अपनी चित्रशाला में प्रमुखता से नहीं लगाते थे। राजा लोग, अमीर लोग बनवाते थे उनसे चित्र, तो अगर वो ऐसे चित्र बनाती थी तो उनको पीछे गलियारों में लगा दिया जाता था। आर्टिमीजिया को उस समय के, जैसे हमने मल्लिका को कभी उभरने नहीं दिया, आर्टिमीजिया भी उस जगत की उस जगत में, चित्रकारों के संसार में, फ्रेस्को पेंटिंग जो चर्च की दीवारों पे पेंटिंग्स बनती है उनको फ्रेस्को पेंटिंग्स कहते हैं, म्यूरल्स और फ्रेस्को, उस में उभरने नहीं दिया। जबकि वो पहली स्त्री थी जो फ्लोरेंस के उनको आर्ट, जो उनका इंस्टीट्यूट था उनमें उनको फेलोशिप मिली, उनको स्कॉलरशिप मिली, पहली स्त्री थी जिनका एडमिशन हुआ। उन्होंने लड़ झगड़ के। तो हम आर्टेमिजिया पे आगे भी बात करेंगे। इसमें मैं जो एक वर्णन है उस पे बात करती हूँ। जी मृगेंद्र जी, तो आर्टेमिजिया पे हम बात करते हैं। तो इसमें आर्टेमिजिया से परिचय कराता है रुद्र, गुलनाज फरीबा का। गुलनाज कहता है क्या तुम आर्टेमिजिया के बारे में जानती हो। तो उस तरह से मुझे आर्टेमिजिया मिली, और मेरे को लगा कि मुझे इस उपन्यास में गुलनाज फरीबा के बरक्स, उसकी सपोर्ट सिस्टम की तरह, अगर वो उसको दिखती भी है तो वो मेरे को आर्टेमिजिया को इसमें लाना चाहिए। और मैंने एक अलग प्रयोग किया कि उसको आर्टेमिजिया दिखाई देती है, आर्टेमिजिया उसके साथ रहती है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अ, क्या तुमने आर्टेमिजिया का नाम नहीं सुना? रुद्र ने मेरी मचलती हुई आंखों की पुतलियों को अपनी आंखों की पुतली से थामते हुए कहा। "उहुं।" मेरा ध्यान कॉफी मग में फ्रॉथ और क्रीम से बने दिल पर था। कमाल है, तुम कैसी आर्ट स्टूडेंट हो। वह 1593 में जन्मी एक रोमन पेंटर थी, और उसके पिता भी रोमन महलों और विशाल भव्य बिल्डिंगों की सीलिंग फ्रेस्को पेंटिंग्स बनाते थे। यूरोपियन महलों, चर्चों में जो बाइबलिक चित्र बने होते हैं ना, वही कहलाते हैं फ्रेस्को, जिन्हें बनाते हुए वह अपनी बेटी को वहां ले जाया करता था। हम्म।
मैं उसके क्यूपिड की बो जैसे सुंदर मांसल होठों को देख रही थी कि वो बोलते हुए कितना सुंदर लगते हैं। मगर उसने मेरा कंधा हिलाकर कहा, सुनो ना, ऐसे मत देखो इस पल। आर्टिमीजिया के परिवार में उसके भाई और पिता थे। पिता को अपनी सुंदर चंचल कलाकार बेटी के प्रति एक अतिरिक्त सुरक्षा का भाव रहता था कि कोई उसका कौमार्य भंग न कर दे। ओह, फिर उसके पिता ऑरिजियो जेंटलिस्की जानते थे कि उनकी किशोरी बेटी आर्टिमिजिया बहुत टैलेंटेड है। वे उसे अपने समकालीनों के पास अपनी अपनी विशेषताएं सिखाने भेजते थे, जैसे किसी से कुछ सिखा रहे हैं तो किसी से कुछ। वहीं जहां वे सीलिंग फ्रेस्को पर काम कर रहे होते थे, मगर वो उसको अपनी आंखों से ओझल न होने देते। उसने बहुतों से सीखा, लेकिन आर्टिमिजिया की कलात्मक उत्सुकता चरम पर थी। वह अपने किशोर मछुआरे प्रेमी को अक्सर नंगा होने को कहती और उसकी मांसपेशियों पर हाथ फेरती। वहीं समुद्र तट पर बैठकर ड्राइंग पेपर पर उसके स्केच बनाती थी, पुरुष देह के। वाह, उस जमाने में! अब मैं कहानी में उतर रही थी, मैं यानी गुलनाज फरीबा। हाँ, उसने एक बार वे चित्र अपने पिता के साथ काम कर रहे एक प्रतिभाशाली पेंटर, जिसको वह सही पर्सपेक्टिव की विद्या सिखा रहा था, अगस्टिनो टाशी को दिखाए। अगस्टिनो टाशी को गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि ये लड़की सेक्सुअली चार्ज्ड है। उसने पूछा, ये किसका चित्र है? पर आर्टिमिजिया कुछ नहीं बोली। उसने कहा, ये काल्पनिक है। लेकिन चित्रों की बारीकी कुछ और कह रही थी। यह देखकर ऑगस्टिनो ने आर्टिमिजिया को यहाँ वहां छूना शुरू कर दिया। ऑगस्टिनो ने अपने मित्र के सामने ऑगस्टिनो आर्टिमिजिया को अपने मित्र यानी आर्टिमिजिया के पिता के सामने ही खींच लेता। कई बार चुपचाप से उसके जांग दबा देता या फिर वक्ष छू लेता। तब वह 17 साल की उम्र में अपनी मन की घुटन को उसने चित्र में ढाला और उसने सुजैन और एल्डर्स बनाए। सुजैन और एल्डर्स जिसका मैंने जिक्र किया, सुजैन नहा कर निकली है एक स्नानागार से और दो एल्डर्स उसको छू रहे हैं। तब उसने सुजैन और एल्डर्स बनाया था 17 साल की उम्र में। आप गूगल सर्च करके देखिएगा, सुजैन एंड एल्डर्स 17 साल की लड़की ने बनाया। इतना खूबसूरत पेंटिंग है, आप नोट कर सकते हैं, उसे गूगल पे देख सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक 17 साल की लड़की की पीड़ा उसमें है। खोलो अपना आईपैड, गूगल करो वह पेंटिंग। ओ माय गॉड, ये पेंटिंग 17 साल की लड़की ने बनाई है! यही नहीं, एक रोज ऑगस्टिनो ने बिन माँ की बेटी आर्टिमीजिया का जबरन कौमार्य भंग कर दिया। पहले तो आर्टिमीजिया आहत हुई, रोई, चीखी, लेकिन फिर वो ऑगस्टिनो के प्रभाव में आ गई। लेकिन जैसे ही ओरेजियो को पता चला कि उसकी बेटी का कौमार्य भंग हुआ है, तो उसने अगस्टिनो पर अदालती दावा जारी कर दिया, दायर कर दिया। मनी मन पिता के दबाव ने आर्टिमिजिया ने यह बयान दिया कि ऑगस्टिनो ने उसका बलात्कार किया है। उसके बाद जब इसका ट्रायल हुआ, तो उस ट्रायल के उस ट्रायल को लेकर भी उसने चित्र बनाए आर्टिमिजिया ने। सच, मुझे यानी उसके चित्रों से मिलने इटली जाना चाहिए, मैं कहकर खुद पर शर्मिंदा हो गई। मैं तो वहां बरसों से भटक रहा हूँ, कई महीनों तक फ्लोरेंस में भी रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि ऑगस्टिनो के इस दुष्ट मित्र ने आर्टिमिजिया के बनाए पुरुषों के नग्न चित्र अदालत में पेश कर दिए। जैसा कि हर रेप ट्रायल में होता है, बचाव में कहा जाता है कि ये स्त्री तो खुद ही चरित्रहीन थी। तब ननों द्वारा आर्टिमिजिया के कौमार्य की जांच हुई सबके सामने। ऐसा भी संभव होता था उस जमाने में? हाँ, जुआन ऑफ आर्क का भी तो हुआ था। तुम्हारी जनरल नॉलेज इतनी कमजोर क्यों है? ये तुम सोच सकते हो। ये तो बताओ आगे क्या हुआ? फिर लब्बो लुआब ये कि रेप साबित नहीं हुआ, उल्टे केस इन्हीं पर भारी हुआ। अदालत ने एक भले आदमी पर झूठा केस लगाने के ऊपर आर्टिमीजिया की उंगलियों को सिबिले पे कसने का हुक्म दिया। सिबिले वो होता था कि जैसे स्कूल में टीचर्स आपको सजा नहीं देते थे बीच में स्केल डाल के, ऐसे सिबले उससे भी कठोर कोई चीज होती थी, उसमें डाल के 1 घंटे तक आपकी उंगलियां दबाई जाती थी कि खून निकल आए तब तक। और इस बात की सजा आर्टिमिजिया को मिली। तो ये तो थी आर्टिमिजिया की कहानी। और इसमें आगे जो है, यही आर्टिमिजिया बाद में इसके साथ गुलनाज फरीबा के साथ रहने लगती है। गुलनाज फरीबा फरीबा की पेंटिंग्स में बहुत सारी चीजें इस तरह से आती हैं।
तो अगर हम पेंटिंग के इसके पक्ष की बात करें तो हमने बहुत सारी बातें की। तो इसमें अब हम पेंटिंग के पक्ष की बात करें तो मैं एक इंटरव्यू जो आर्टेमिसिया देती है, हालांकि वो मेरे ही शब्द हैं, लेकिन वो एक इंटरव्यू जो कला पर है, जो आर्टेमिसिया नहीं, सॉरी, गुलनाज फरीबा देती है। आर्टेमिसिया का तो कोई इंटरव्यू मिलते नहीं है। आर्टेमिसिया के लेटर्स मिलते हैं जो उन्होंने गैलीलियो को लिखे। हाँ, वही गैलीलियो। चलिए, एक रोचक बात मैं आपको बताती हूँ। आर्टेमिसिया को लेके मैंने बहुत कुछ पढ़ा। तो जब आर्टेमिसिया जो यहाँ के जो फ्लोरेंस के एक सामंत हुआ करते थे, उनके घर एक दिन डिनर पे गई आर्टेमिसिया। बहुत बड़े सामंत थे, बल्कि आप ये कहें कि फ्लोरेंस के राजा ही हुआ करते थे। तो उनके घर पे आर्टेमिसिया एक दिन डिनर पे गई। तो डिनर टेबल पे उनके पास में बैठे थे बहुत बड़े फिजिसिस्ट, बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक वैज्ञानिक गैलीलियो, जिन्होंने हमें बताया कि धरती गोल होती है, और इस बात पे उनको खूब लंबी सजा हुई थी जेल की, और आर्टेमिसिया की सहायता से वो जेल से बाहर निकले थे। तो पता चला गैलीलियो बैठे हैं और इन दोनों की बातचीत शुरू हुई। जबकि अक्सर ये होता है कि जब इंग्लिश डिनर्स या यूरोपियन डिनर्स होते हैं तो एक एटिकेट होता है जो फौज में भी निभाया जाता है अभी भी, कि आप जो आपकी बाईं तरफ व्यक्ति बैठा है उससे ही बात कर सकते हैं। आप टेबल के अक्रॉस बात नहीं कर सकते, आप दाईं तरफ बात नहीं कर सकते। आपको एक ही व्यक्ति से बात करनी है, वो है आपके बाईं तरफ बैठा हुआ व्यक्ति। ये हम लोगों ने डाइनिंग एंड नाइट में बहुत इस प्रैक्टिस को फॉलो किया है। तो उन्होंने गैलीलियो से बात करना शुरू की। तो गैलीलियो ने पूछा, क्या बना रही हैं आजकल आप? तो उन्होंने कहा, मैं वीनस बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वीनस को तुमने देखा है कभी? तो उन्होंने कहा, नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, आज डिनर के बाद तुम मेरे साथ चलो। तो वो आर्टेमिसिया डिनर के बाद गैलीलियो के साथ जाती हैं। गैलीलियो अपने टेलीस्कोप पे वीनस सितारा दिखाते हैं। तो इस तरह से उन दोनों की दोस्तियां होती हैं। उन दोनों के बीच हुए जो पत्र हैं, जो उन दोनों के बीच पत्र व्यवहार हुआ है, वो आज तक भी फ्लोरेंस के आर्काइव्स में रखा है। और बल्कि आर्टिमीजिया पे जो ये रेप ट्रायल हुआ था वो भी वहां की आर्काइव्स में रखा हुआ है। हम ही हैं भारतीय जो हम कोई चीज संभाल के नहीं रखते। हमारे कोई ऐतिहासिक दस्तावेज कहीं इस जगहों पे नहीं मिलते। वहां 1600 के चीजें वहां पर हैं। और हमारे पास, हम अगर बहुत चीजें ढूंढे हैं तो बहुत सारी चीजें हमने खो दी हैं। तो आगे मैं ये बता रही थी। तो गैलीलियो से उनकी मित्रता हुई और उनकी चित्रकला में एक नया मोड़ आया। तो ऐसे ही आर्टिमीजिया के आने से इसकी जिंदगी में, क्योंकि इसको दिखाई देती थी आर्टिमीजिया सफेद कपड़ों में, तो गुलनाज फरीबा को जब आर्टिमिसिया दिखती है और उसकी चित्रकला में एक नया मोड़ आता है। तो इसी तरह से चित्रकला पे मैं अगर उनके इंटरव्यू की बात करूं, गुलनाज फरीबा के, ये शब्द मेरे ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक चित्रकला का पर्सपेक्टिव कैसा होना चाहिए, तो वो मैंने गुलनाज फरीबा के तौर पर लिखा है। विश्वविख्यात कला दीर्घा में अपने सोलो शो की तैयारी में व्यस्त हमारे भारत की युवा गौरव पेंटर गुलनाज फरीबा से हमने कुछ समय चुराया है। उनके साथ एक महत्वपूर्ण निर्णय, इंटरव्यू। आप चित्रकार बनेंगी, ये कब तय हुआ था? जबकि आपके माता पिता तो नर्तकी थी माँ, और पिता तो थिएटर में काम करते थे। हाँ, मैं परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकारों से भरे पूरे घर में जन्मी हूँ। संगीत और संवादों के बीच में, मेकअप और कॉस्ट्यूम्स के बीच में, अभिनय और सहज जीवन के बीच में, तो एक असमंजस मेरे मस्तिष्क का स्थायी निवासी था। मुझे अक्सर पता नहीं चलता था कि मेरे माता पिता कब अभिनय में है और कब नॉर्मल है। ये लिखते हुए मुझे बहुत मजा आया था। उन दोनों ने मुझे अपनी कलाओं की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन खींचतान नहीं की। वो दोनों समझदार थे। उन्होंने मुझे अपनी दुनिया खोज लेने का भरपूर समय और एकांत दिया, और मुझे ऐसी दुनिया मुहैया कराई जहां आजादी थी सांस लेने की, सपने देखने की, प्रसन्न रहने की। मगर एक बड़ी उम्मीद लदी थी मुझ पर, चीजों को अपनी नजर से देखने की और कुछ मौलिक रचने की। सतही तौर पर इस दुनिया में दुख प्रतिबंधित था, किंतु आत्मयंत्रणा फिर भी दबे पांव चली आती थी, क्योंकि मैं जान गई थी कि मुझे अपनी दुनिया उनसे अलग ढंग से आविष्कृत करनी है। बचपन में माध्यम समझ में नहीं आया।
मैं इंट्रोवर्ट बच्ची थी। रंगीन पेंसिलें, क्रेयॉन्स, ड्राइंग शीट मुझे बहुत अनलिमिटेड लगते थे, तो मैं दीवारों पे चित्र बनाया करती थी। आप एस्थेटिक खोजने की चाह अपना एस्थेटिक खोजने की चाह मुझ में नहीं थी। मुझे सब कुछ सुंदर लगता था। मुझे भय और भयावह भी सुंदर लगता है। मैं अपने नाना जी के साथ रहती आई हूँ और वो प्रकृति के उपासक थे। वे मुझे अपनी नज़र से प्रकृति के हर छोटे जीव में छिपी सुंदरता से वाकिफ कराते थे। वे एंटोमोलॉजिस्ट रहे, कीट वैज्ञानिक। वे मुझे कई बार जंगलों में मनुष्य से उपेक्षित पड़े जमीन के झाड़ झंखाड़ वाले टुकड़े में ले जाते और कीड़ों की दुनिया के सौंदर्य शास्त्र से मेरा परिचय कराते। वह अद्भुत था। उनके मेटिंग के तरीके, उनके अपनी संतानों को पालने के तरीके। दरअसल मैं आपको बता दूं कि मेरी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान ही इस विषय पर हुई। दरअसल 2009 में मेरा एक शो हुआ था, पहले मेरे शहर मुंबई में, फिर लंदन में। तब मैंने कीट जगत पे बहुत बड़ा काम किया था, वह बहुत सफल रहा। और जिस उस सीरीज की प्रेरणा मेरे नाना जी देवेंद्र नाथ राय चौधरी को जाती है। अब आपकी नई सीरीज लव बॉडी एंड रिचुअल्स, इसके बारे में आप बता सकती हैं कि इसके माध्यम से आप क्या अभिव्यक्त करना चाहती हैं? सबसे पहले मैं ये कहूं कि बॉडी यानी देह एकमात्र ऐसी चीज है जिसे कोई सही मायनों में प्रेम, जिसके माध्यम से कोई सही मायनों में प्रेम एक दूसरे को दे सकता है, चाहे मनुष्य हो या कोई और जीव। लेकिन इस शेयरिंग के तरीके अलग होते हैं। ऐसे ही कल्चर की बात करें तो हर कल्चर में सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं। सेक्स को केवल संतान पैदा करने का जरिया नहीं मानना चाहिए। यह एक उत्सव है। अगर हम इसे उत्सव या रीति नहीं मानेंगे तो यह एक बिना आनंद और गिल्ट से भरा हुआ कर्तव्य रह जाएगा। जबकि ये जीवन का सबसे प्राथमिक सत्व है। वह प्रथम ऊर्जा जो हमें बनाती है, एक पोएटिक पावरफुल फोर्स जो दो जीवों को जोड़ती है। क्या आप ये मानेंगी कि आपका काम नई पीढ़ी के शॉक गिविंग या वेव मेकर के अंदाज में सामने आता है? न्यूडिटी, सेक्स एब्सर्डिटी, या ये सोचकर कि यही सब आजकल बिकता है? टोटल बकवास। इसका मतलब आपका आर्ट से कोई नाता ही नहीं है। यहाँ पे गुलनाज फरीबा उस पत्रकार पे बिगड़ जाती है। गुलनाज एकदम भड़क गई, उसका चेहरा पसीने से भीग गया, आंखें लाल हो गईं। पानी पीकर उसने हमारे सवाल का जवाब दिया। नो, नॉट एट ऑल। देखिए, न्यूडिटी और सेक्स को विषय बनाने से मेरे चित्र बिकने लगेंगे, ऐसा सोचकर मैं चित्र नहीं बनाती। बल्कि भारत में यह मेरे विपक्ष में ही पड़ता है। अभी हमारा समाज तो एफएम सूजा के समय से भी संकीर्ण हो चला है। हुसैन को अपने अंतिम समय में पहले देश छोड़ना पड़ा। मेरे लिए नंगा शरीर उतना ही नंगा है जितना कोई कीड़ा या पक्षी, कार या कोई मकान। बस ये एक ऑब्जेक्ट है। रही सेक्सुअल एक्ट में रत मीठी यंत्रणा में जुड़े हुए शरीरों का सररियलिस्टिक चित्रण, वह मैं न भी बनाना चाहूँ ना तो बन जाते हैं, खाली कैनवास पर मेरे बिना चाहे। यहाँ वो अपने उस सिजोफ्रेनिया का पता दे रही है इनडायरेक्टली, कि मुझसे अपने आप बन जाते हैं वो चित्र। आपकी आखिरी बात समझ में नहीं आई मिस फरीबा। मेरा मतलब कि ये काम मनुष्य के अवचेतन को सामने लाता है। मेरे चित्र सीधे देखने वाले दिमाग से बात करना चाहते हैं, किसी बिचौलिए से नहीं। न केवल देखने वाले के दिमाग से, उसके पेट और उसके सेक्सुअल अंगों और उसकी लिबिडो से। मतलब मेरे चित्र बोतल ओपनर या हथौड़ी का काम करते हैं। दर्शक को बाध्य करते हैं कि वह अपने आप को अपने चित्र के भीतर ले जाए और वो एक आत्मलीनता में देखें। मेरे को आपकी अंतिम पंक्तियां समझ नहीं आई, आएंगी भी नहीं। प्लीज, अब मुझे माइग्रेन शुरू हो गया है, कैन यू लीव मी अलोन? इस तरह से आर्टिमिजिया ने बहुत मूडीनेस, इस उपन्यास में जो आर्टिमिजिया की है मूडीनेस भी दिखाई है। और एक दृश्य इसमें आता है कि उसे योगिनियां दिखती हैं, जैसे ये हमारे अ, मिथकों में और पुराणों में योगिनियां हैं। उसी तरह से आर्टिमिसिया को योगिनियां दिखती हैं और वो उन योगिनियों पे भी काम करती है। जैसे कि हमारे यहाँ शव पे रूढ़ काली, या इस तरह से और भी चीजें हैं, इस तरह की छवियां भी उसको दिखाई देती हैं। और कई बार आर्टिमिस ये गुलनाज फरीबा हिंसक होती है। ऐसे में इस उपन्यास में डॉक्टर मृदुल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके साइकिट्रिस्ट है।
तो एक फ्रायड भी एक कॉमन टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं कि इमोशनली आप अपने डॉक्टर पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसमें ये गुलनाज फरीबा डॉक्टर मृदुल से प्रेम करने लग जाती है, और ये बहुत कॉमन फिनोमेना है, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। और इसमें अक्सर जो मरीज होता है डॉक्टर के प्रेम में पड़ जाता है। मैं इस में मानसिक बीमारियों के ही डॉक्टरों की बात नहीं करूं, मैं कई ऐसी स्त्रियों को जानती हूँ जिन्हें इलाज कराते कराते अपने डॉक्टर से प्रेम हो गया। तो ये शायद सुनने की बात, समझने की बात कि कोई हमारी समस्या समझ रहा है, और स्त्रियों को एक सहानुभूति की बात है। तो उस मानसिक जो एक जुड़ाव है डॉक्टर के प्रति जो होता है, उसको भी मैंने इमोशनल जो डिपेंडेंस होती है उसको भी मैंने इस उपन्यास में लिया है, जिसको फ्रायड ने भी रेखांकित किया था। तो इस उपन्यास में बहुत सारी मानसिक कॉम्प्लिकेशंस को लेके बहुत सारी चीजें आए हैं। और इसमें सबसे अच्छी एक बात हुई थी, वो ये थी कि जब मैंने इस उपन्यास को लिख लिया, तो मेरे दिमाग में आया कि इसका ब्लर्ब कौन लिखेगा। बहुत सारे लेखक थे, बहुत सारे किसी से भी मैं कहती तो कोई ना कोई लिख देता। लेकिन मुझे याद आया कि उन दिनों डॉक्टर विनय मनोवेद पत्रिका निकाला करते थे, और मैं उनको नहीं जानती थी। मेरे को गौरीनाथ, अक्सर उनके स्टॉल पे जाओ, गौरीनाथ के स्टॉल पे, तो वो मुझे मनोवेद की प्रतियां पकड़ा देता था। तो मैं मनोवेद घर ले जाके खूब शौक से पढ़ती थी। उसमें बहुत अच्छे अच्छे साइकियाट्रिस्ट के इंटरव्यू होते थे, कई ऐसे केस स्टडीज भी होती थी। तो मैंने गौरीनाथ को फोन किया कि वो जो मनोवेद पत्रिका निकालते हैं डॉक्टर साहब, उनका नंबर दे दो मुझे, और वो इतनी अच्छी हिंदी में मनोवेद नाम की पत्रिका निकालते हैं। तो उन्होंने मुझे गौरीनाथ ने मुझे उनका फ़ोन नंबर दिया, और मैंने बहुत हिचकते हुए उनको फ़ोन किया, क्या मैं ऐसा एक उपन्यास लिखा है और क्या मैं भेज सकती हूँ आपको, और आप चाहें तो इसका ब्लर्ब लिख सकते हैं। तो उनको मैंने पूरी उपन्यास भेज दिया, और फिंगर क्रॉस करके बैठी। और मैंने उनको ये भी लिखा था, कहीं भी आपको तथ्यात्मक भूल मिले प्लीज कृपया उसको बदल दीजिएगा, क्योंकि माना मैं विज्ञान की छात्रा हूँ, मैं स्नातक हूँ, ग्रेजुएट हूँ, बीएससी किया है मैंने जूलॉजी में, लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर तो नहीं थी ना। तो मैंने उनको नहीं बताया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। उन्होंने कहा आप भेजिए, मैंने उनको भेज दिया। तो उनका फोन आया 5-7 एक हफ्ते बाद कि एक बात बताइए, क्या आप डॉक्टर हो? मैंने कहा नहीं। तो पेंटर हो? मैंने कहा नहीं, अब तो एक ही चीज बची, सिजोफ्रेनिक हो? वो भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि इस उपन्यास में मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसको मैं बदलना चाहूंगा। शायद एकाध कोई दवाइयों में या उसकी डोजेस में कुछ गड़बड़ हो सकती, वो उन्होंने शायद चेंज कराया हो, तो वो मुझे याद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, और मेरे को इतनी खुशी है कि इस विषय पे उपन्यास किसी ने लिखा, और उन्होंने उसका ब्लर्ब लिखा, जिसको मैं सुनाना चाहूंगी आपसे, क्योंकि अर्पण ने मुझे बहुत सारा समय दे रखा है और मैं इस समय का पूरा फायदा उठा रही हूँ। अ, तो इसका मैं ब्लर्ब जरूर पढ़ना चाहूंगी, और उसके बाद हम सवाल लेंगे, क्योंकि पहला ये लाइव है जिसमें ना मेरे पास समय की कमी नहीं है। और अर्पण ने कहा आप जितना लंबा बोलना चाहे बोलिए, बस इस वीडियो को सेव कर दीजिएगा। और इस वीडियो को सेव करने से पहले मैं थोड़ा सा समय लूंगी, तो मैं इसका ब्लर्ब पढ़ना चाहूंगी। स्वप्नपाश नृत्य और अभिनय से आजीविका स्तर तक संबद्ध माँ बाप की संतान गुलनाज फरीबा के मानसिक विदलन और अनोखे सृजनात्मक विकास और उपलब्धियों की कथा है। समकालीन सनसनियों में से एक से शुरू हुई ये कथा हमें एक बालिका, एक किशोरी और एक युवती को के उस आदिम अरण्य में ले जाती है, जहां नर्म और गर्म डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशंस का वास्तविक मायालोक है। मायालोक और वास्तविक? जी हाँ, वास्तविक, क्योंकि स्वप्न दुस्वप्न जिस पे बीतते हैं उसके लिए कुछ भी वर्चुअल नहीं, न सुकून न सितम। उस पीड़ा को सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं कि खुली दुनिया में जीती जागती काया की चेतना एक अमोघ पाश में आबद्ध हो जाए, और अधिकांश अपने किसी सपने के पीछे भागते नजर आए। पाश में बंधे व्यक्ति की मुक्ति तब तक संभव नहीं होती जब तक कि कोई आकर खोल न दे।
मगर जब इस एक सम अनुभूति संपन्न खोलने वाली की तलाश त्रासद हो तो दो तरफा यातना से गुजरने के बाद अगर कोई मिले और वह भी हौले हौले एक नए पाश में बांध दे तो अनोखे रोमांसों से भरी इस कथा में एक नए तरह की रोमांचकता है जो एक ही बैठक में पढ़ देने के लिए बाध्य करती है। गुलनाज एक चित्रकार है, वह भी प्रोडिजी। ऐसे चरित्र का बाहरी और भीतरी संसार कला की चेतना आलोचनात्मक समझ के भी बगैर नहीं रचा जा सकता था। कथा में पेंटिंग की दुनिया के प्रासंगिक नमूने, ज्ञात और अल्पज्ञात नाम ऐसे आते हैं गोया वे रचनाकार के पुराने पड़ोसी हों। आश्चर्य तो तब होता है जब हम नायिका की सृजन प्राविधि और उसकी पेंटिंग्स के चमत्कृत कभी कभी आतंकित कर देने वाले विवरण से गुजरते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मनीषा कुलश्रेष्ठ मूलतः चित्रकार है। उनकी रचनात्मक शोध परकता का आलम यह है कि वे इसी क्रम में वैज्ञानिक तथ्य भी संप्रेषित करती हैं कि सिजोफ्रेनिया किसी को ग्रस्त भर करता है तो उसे एक व्यक्ति के रूप में पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। सिजोफ्रेनिया पर केंद्रित ये उपन्यास ऐसे समय में आया है जब वैश्वीकरण की अदम्यता और अपरिहार्यता का नगाड़ा बज रहा है। स्थापित तथ्य है कि वैश्वीकरण अपने दो अनिवार्य घटकों शहरीकरण और विस्थापन के द्वारा पारिवारिक ढांचे को ध्वस्त करता है। मनोचिकित्सकीय शोधों के अनुसार शहरीकरण सिजोफ्रेनिया के होने की दर को बढ़ाता है और पारिवारिक ढांचे में टूट रोग से मुक्ति में बाधा पहुंचाती है। ध्यातव्य है कि गुलनाज पिछले 2.5 दशकों में बने ग्लोबल गांव की बेटी है। अस्तु इस कथा को एक गंभीर चेतावनी की तरह पढ़े जाने की आवश्यकता है। आधुनिक जीवन, कला और मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा की बारीकियों को सहजता से चित्रित करती समर्थ और प्रवाहमान भाषा में लिखा गया यह उपन्यास बाध्यकारी विखंडनों से ग्रस्त समय में हर सजग पाठक के लिए एक अनिवार्य पाठ है। डॉक्टर विनय कुमार। तो ये जब उन्होंने इसका ब्लर्ब लिख के भेजा तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैंने एक उपन्यास लिख लिया है। और लेकिन जब ये दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने इसको आना था, तब भी एक संशय मुझे लगातार बना रहा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड उपन्यास है, कौन पढ़ेगा इसको। तो मुझे लगा ठीक है 5 लोग भी पढ़ें। कई कृतियों की, कई ऐसी क्लिष्ट कृतियों की नियति होती है कि उसको कुछ लोग ही पढ़ लें, लेकिन कुछ ऐसा बन पड़ा कि लोगों ने पढ़ा, इसकी कॉम्प्लिकेसीज में भी गए उसको पढ़ के, और लोगों ने मेरे को कहा भी कि हम रात भर नहीं सो सके। सबसे पहले तो मेरी बहन ने पढ़ा, उसने कहा मैं नहीं सो सकी, तुमने ये क्या लिख दिया। तो बहुत सारी ऐसे लोगों के भी फोन आए जिन्होंने कहा कि मेरे पति भी सिजोफ्रेनिक है, किसी ने कहा मेरी बहन सिजोफ्रेनिक है। मेरे पास लगातार अब भी कई बार फोन आ जाते हैं। फिर इस पे जब बिहारी पुरस्कार मिला तो मुझे लगा कि मैंने ये जो खतरा मोल लिया था इस उपन्यास को लिखने का, इस उपन्यास को लिखने के बहाने समाज के सामने उन ऐसे जो वास्तविक और अवास्तविक की बीच की पगडंडी पे जो लोग चलते हैं, कटीली पगडंडी पे, उन लोगों के जीवन के प्रति हमारा रवैया सहानुभूति पूर्वक हो। तो इस लक्ष्य से मैंने ये उपन्यास लिखा था। और अनजाने ही बहुत सारी चीज़ें इसमें आई, चित्रकला भी आई, आर्टिमिजिया भी आई, और बहुत सारे फ्राइडियन श्लोक, या मतलब फ्राइडियन फ्रायड ने जो उक्तियाँ दी हैं वो भी आई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, और कुल मिला के ये उपन्यास लिखा जा चुका, अभी आप सबका है, अभी मेरा तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात खत्म करनी चाहिए, काफी लंबी बात हो गई, 1 घंटा हमने बात की। अब मैं कोई सवाल हो तो मैं जरूर लेना चाहूंगी। अ, मंजू शर्मा जी पूछ रही हैं कि क्या मैं गुलनाज जैसी लड़की से कभी मिली। मैं 2-3 बल्कि ज्यादा ऐसे लोगों से मिली हूँ। बिल्कुल मिली हूँ। मेरी मित्र हैं, उनकी रिश्तेदार हैं, उनसे मैं मिली, लेकिन वो आप अगर सिजोफ्रेनिक लोगों को पागल समझें तो ऐसा नहीं है, उनके उनमें बहुत समझ होती है। बल्कि मैं एक अपनी मित्र की रिश्तेदार से मिली, तो गलती से मेरे मुंह से प्रेमचंद के किसी उपन्यास का नाम या किसी उपन्यास के लेखक का नाम कोई और निकल गया। तो उन्होंने मुझे टोक कर कहा, दीदी, परीक्षा दीदी, वो तो प्रेमचंद है। तो मुझे
मेरे को पूरा यकीन है कि वो लोग बहुत ब्रिलियंट होते हैं। और मैं कुछ उदाहरण भी मैंने देखे, मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे जो हवा में बात करते जा रहे हैं, वो तो आप सबने भी देखे होंगे। चित्तौड़गढ़ में मैं रहती थी, वहाँ एक एक आदमी कागज बीनता रहता था। तो लोग कहते थे कि इसका ऐसी कहानी बना देते ना कि उसके कोर्ट का कोई महत्वपूर्ण पूर्ण कागज खो गया और उसके बाद से वो कंगला हो गया, तो वो ऐसे। तो चित्तौड़गढ़ में ऐसे बहुत सारे पागल थे। तो जहाँ मेरा बचपन बीता वहाँ तीन तीन चार पागल थे। हमारे मित्र पल्लव है जो प्रसिद्ध आलोचक है और पत्रिका निकालते हैं, उनसे हम अक्सर चित्तौड़गढ़ के पागलों की बात करते हैं। तो अगर गौर से देखा जाए तो हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जो हवा में बात करते हैं। तो ये सब सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, ऐसी ही चीज़ों के कॉम्बिनेशंस, इन सब चीज़ों से ग्रस्त होते हैं। और हम सब ने देखे, लक्ष्मी शर्मा अभी यहाँ थी, उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, वो रात को बात करता था तो ऐसा लगता था 5 लोगों से बात कर रहा है, लेकिन जाओ तो वो अकेला होता था। उसकी बातों के उतार चढ़ाव भी ऐसे थे। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि भाई एक व्यक्ति जा रहा था उससे रेल के आगे, तो उन्होंने अपने आप से, वो कोई उससे बोला, अच्छा तुम कहते हो कि हम मर जाएं तो लोग मर जाते हैं, और उसने अपने आप को खत्म कर लिया। और सिजोफ्रेनिया और इस तरह की बीमारियों की सबसे बुरी बात यह है कि अक्सर लोग इससे त्रस्त होकर जवानी में अपने आप को अंत करना चाहते हैं, इस जीवन को बहुत लंबा जीना नहीं चाहते। अ, स्वप्नपाश में गुलनाज फरीबा का क्या हुआ, ये भी एक रोमांचक कथा है। इसको आप उपन्यास में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। मुझे लगता है कि अब मुझे विदा लेनी चाहिए। मैं एंड लाइव वीडियो करने से पहले इसको सेव करना चाहूंगी, तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। और अर्पण जी, इसको एंड लाइव वीडियो करने से पहले मुझे पोस्ट करना है, तो इसको मैं कैसे करूंगी, इसकी मैं सहायता अपनी बेटी से लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कभी नहीं किया, मैं हमेशा आईपैड पे करती हूँ। थैंक यू अर्पण, मीनाक्षी जी, जो लोग भी बचे हैं। मिशे, इसको एंड लाइव वीडियो करना है तो इसको हम सेव कैसे करेंगे? वो लाइव वीडियो अपने आप ऑप्शन आएगा ना कि इट विल बी फॉर पीपल। हाँ, नहीं, कई बार जैसे सुबह सूर्य बालाजी का पूरा उड़ गया, तो हम इसको एंड तो कर देंगे, लेकिन ये सेव हो जाए। पहले पोस्ट कर दे, अगर ये पोस्ट होता है तो। पोस्ट नहीं, वो एंड के बाद ही ऑप्शन आता ओके, होगा। एंड करो। If you end this, you will be able to choose if you want to save or हाँ। delete.